रूल नंबर 84 क्या कहता है आपका, यूज वर्ब्स इन जेरंड। जेरंड क्या होता है आपका, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है। वर्ब प्लस आईएनजी इज बेसिकली आपका जेरंड, ओके। जेरंड आपका क्या होता है, एक नॉन फाइंड वर्ब का टाइप होता है। वैसे हम क्या करते हैं, एज एम आर के साथ, मतलब बी की फॉर्म के साथ जब भी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जो आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, ओके, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ओके, वी प्लस आईएनजी, वो आपका क्या होती है, नॉन फाइंड वर्ब की तरह काम करती है, या फिर आपको हम कह सकते हैं सेंटेंस में आपका नाउन की तरह काम करेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जेरंड को ही यूज करना आपने जब भी आपका प्रपोजिशन के बाद वर्ब लिखी रहेगी। वो चीज अलग होती है। देखो, एक चीज होती है आपके, अब आप लोगों के पास एक ही क्वेश्चन होगा कि भैया आप तो ये चीज गलत बता रहे हो, क्यों, क्योंकि भाई टू के बाद तो V1 आती है आपके, मतलब कई केसेस में आती है, ठीक है, टू के साथ V1 आती है, आप तो ये कह सकते हो। बट वो चीज अलग है, वो इन्फिनिटिव होता है, वहां पे टू प्रपोजिशन नहीं होता। मैं फिर से बता देता हूँ, इन्फिनिटिव जो होता है वो आपका ग्रामर का एक यूनिट है, ठीक है। वो टू प्रपोजिशन प्लस V1 नहीं है, ओके। टू प्लस V1 वो दोनों मिलके एक यूनिट बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका प्रपोजिशन है उसके बाद अगर आपका वर्ब है तो वो हमेशा क्या होगा, आपका आईएनजी फॉर्म में लिखा जाएगा, वो आपका जेरंड होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं आपका नॉन फाइंड वर्ब, ओके। और वो इसलिए क्यों लिखा जाता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म में, क्यों, क्योंकि हमें क्या होता है, आपका प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ये ध्यान रखेंगे, प्रपोजिशन है कहीं पे भी तो उसके बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, नाउन या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है आपका, नाउन हो सकता है या फिर आपका प्रोनाउन हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज तो ऑब्जेक्ट हो नहीं सकती। अब अगर आपका एक ऑब्जेक्ट चाहिए प्रपोजिशन का और वो ऑब्जेक्ट कोई एक्शन है, ठीक है। कई बार क्या होता है, वर्ब एक एक्शन फॉर्म में हम क्या करते हैं, नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इंसल्ट है, तो इंसल्ट आपका वर्ब भी है और आपका क्या नाउन भी है, ओके। तो हम वहां पे टू प्लस इंसल्ट हम लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि वो आपका नाउन है ऑलरेडी। लेकिन अगर हमें किसी एक्शन को बताना है, किसी प्रपोजिशन, किसी एक्शन को किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो वो एक्शन क्या होता है आपका, नॉन फाइनाइट फॉर्म में, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म में लिखा जाता है। वो नॉन फाइनाइट वर्ब की फॉर्म होती है आपकी जेरंड, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो क्या लिखा है आपका, दे अपोलोजाइज्ड फॉर अराइव लेट, ओके। तो यहाँ पे अराइव क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। और लेट आने के लिए क्या कर रहे हैं, वो आपका क्या माफी मांग रहे हैं, क्लियर है। तो अराइव इज बेसिकली एक्शन। अब इस एक्शन को हमने क्या करना है, फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो क्या करेंगे हम, कभी भी कोई आपका एक्शन है उसको फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो एक्शन आपको नॉन फाइंड वर्ब की जेरंड फॉर्म में लिखा जाएगा। तो इट शुड बी आपका दे अपोलोजाइज्ड फॉर अराइविंग लेट, सिंपल है, ठीक है। तो यही चीज आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई कंफ्यूजन, जिस तरीके से मैंने बता दिया इसके बाद तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं है भाई, ठीक है। वो फंडा भूल जाओ भाई, टू प्लस V1। कई लोग क्या कहते थे, ये क्वेश्चन बन जाता है उनका कि टू है, टू के साथ तो हम कई बार V1 लिखते हैं, गलत है भाई। टू वहां पे प्रपोजिशन नहीं है, टू प्लस V1 एक ग्रामर का यूनिट है जिसे इन्फिनिटिव कहते हैं। वहां पे ये नहीं होता टू प्रपोजिशन उसका V1, ये चीज अलग है। एड प्रपोजिशन है यहाँ पे, ठीक है, प्लेइंग इसका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वहां पे टू प्रपोजिशन नहीं होता। टू प्लस V1 क्या होता है, ग्रामर का यूनिट होता है भाई, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को हम एक बार देख लेते हैं। देखो क्या लिखा है आपका, शी इज गुड एट प्ले द पियानो। तो वो अच्छी है किस चीज में, ठीक है, किसी एक्शन में। कौन सा एक्शन है भाई, पियानो को प्ले करने का एक्शन। तो एक्शन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन से फॉर्म में लिखा जाएगा, नॉन फाइनाइट के जेरंड फॉर्म में लिखा जाएगा। इट शुड बी आपका प्लेइंग। तो क्या हो जाएगा, शी इज गुड एट प्लेइंग द पियानो, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड आपके कुछ आपके सेंटेंसेस है, वो आपने क्या करने हैं, होमवर्क में करने हैं। जैसे कि मैं हर बार दे देता हूं, इनके आंसर आपने कमेंट में करने हैं। रूल नंबर 85 पे चलते, क्या लिखा है आपका, डोंट यूज ईच एंड एवरी आफ्टर प्रपोजिशन बिटवीन एंड अमंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या एरर आ जाती है लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि उनको सही लगता है। अब क्यों ऐसा होता है, देखो बिटवीन है, बिटवीन के साथ ईच लिख देंगे तो ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बिटवीन का खुद ही मतलब होता है दो के बीच क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, दो की बात करते हैं तो बिटवीन यूज करते हैं, करते नहीं करते, ओके। तो यहाँ पे दो के बीच में कोई चीज है,
ठीक है। अच्छा मैंने एक टर्म यूज करा डिफरेंशिएट, ठीक है, वो गलत टर्म है, ध्यान रखिएगा। अगर हम दो में से किसी की बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के सेंस में, नॉट डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट डिफरेंट टर्म हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हम दो के बीच की, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बिटवीन यूज करेंगे। लेकिन अगर तीन हो जाए, तीन के बीच डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अमंग यूज करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो बिटवीन के साथ ईच इसलिए गलत हो जाता है, क्यों? क्योंकि भाई बिटवीन का क्या होता है, दो की डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही, ईच का मतलब भी दो हो जाता है, तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, बिटवीन के साथ ईच एंड एवरी का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन ईच ऑफ द टू ब्रदर। अब बिटवीन का मतलब खुद ही है कि दो के बीच में बंटवारा, ओके, दो के बीच में क्या डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है। तो भैया ईच का मतलब भी तो वही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हट जाएगा यहां से, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन द टू ब्रदर्स। क्लियर है? ओके, अब ऐसे हम क्या करते हैं भाई, अमंग का देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। क्या लिखा हुआ आपका, द टास्क इज डिवाइडेड अमंग एवरी ग्रुप। तो मतलब ग्रुप क्या होंगे, 200 अधिक होंगे वहां पे। अब एवरी का मतलब भी क्या होगा आपका, जितने हैं उतने। अमंग का मतलब भी जितने हैं उतने ग्रुप में क्या करना है, वो टास्क को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? तो भाई जब अमंग का मतलब पूरा आपका ऑल का सेंस मिल ही रहा है यहाँ पे, तो एवरी का यूज नहीं करेंगे ना। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका, अमंग ग्रुप्स हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। इससे रिलेटेड भी आपके कुछ आपके क्वेश्चन है, ओके, मतलब ये सेंटेंस है, इनमें एरर फाइंड करके आपने क्या करना है, इनका आंसर कर देना है। 86 देख लेते हैं। 86 क्या है आपका, द प्रपोजिशन फॉर रेफर्स टू ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाइल सिंस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छी बात है, साधारण बात है कि जब भी हम फॉर का यूज करेंगे तो फॉर के साथ होगा आपका टाइम का ड्यूरेशन लिखा जाएगा। जैसे आपका 2 घंटे, 2 दिन, समझ लो 2 हफ्ते, 2 महीने, 2 साल, ये ड्यूरेशन है। क्लियर है? ओके, लेकिन अगर हम किसी, ऐसा भी होता है कई बार कि हमें बताना होगा कि ये काम आपका किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट हुआ, लाइक हम कहेंगे ये काम मंडे से शुरू हुआ, 2014 से शुरू हुआ, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं, क्या लिखा है आपका, आई हैव लिव्ड इन द सिटी सिंस 10 ईयर्स। तो 10 साल ड्यूरेशन हो गया ना, ओके, ड्यूरेशन हो गया। तो फॉर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल क्या कर लेते हैं, सिंस का भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा है आपका, आई हैव नॉट सीन हर फॉर लास्ट वीक। लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते से। क्लियर है? तो पिछला हफ्ता नॉट अ ड्यूरेशन, तो क्या आएगा आपका, सिंस आएगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका द लास्ट वीक होता ना तो फॉर सही होता, ध्यान रखिएगा। लास्ट वीक मतलब पिछला हफ्ता, लेकिन द लास्ट वीक का मतलब हो जाएगा आपका आखिरी 7 दिन। ओके, मतलब आज इंक्लूड करके इससे पहले के 6 दिन और मतलब 7 दिन। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो फॉर द लास्ट वीक सही हो जाएगा, लेकिन फॉर लास्ट वीक गलत हो जाएगा, सिंस लास्ट वीक होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ध्यान रखिएगा। लास्ट वीक यानी सिंस, ओके, द लास्ट वीक यानी आपका फॉर। क्लियर है? तो इससे रिलेटेड भी आपके क्या है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, इनमें आपको एरर फाइंड करनी है और आंसर कॉमन करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। ओके, टिल देन, जय हिंद, जय भारत।